हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है बोल सकते हो। और इसी के साथ मार्कर का कैप गिरते हमारा वीडियो का शुरुआत हो रहा है। तो पहले देखो, ये फोर्स के बारे में तुम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हो इसके प्रीवियस चैप्टर में। हम पढ़े थे बहुत सारे, मोशन के बारे में ज्यादातर पढ़े थे, पर फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग गया होगा। कैसे लगेगा तो मैं बता देता हूं, नहीं लगा था तो। फोर्स क्यों यूज होता है, फोर्स क्या है शायद तुम्हें पता होगा, बस इसका रियल मीनिंग अंग्रेजी डेफिनेशन याद नहीं होगा। तो फोर्स जो है, जो हम अप्लाई करते हैं, अगर मैं अपने हाथ को हिलाने के लिए इस मार्कर से इस बोर्ड पे ये फोर्स लिखने के लिए भी मैंने क्या अप्लाई किया, फोर्स, ताकत लगाया, ये बोल सकते हैं। तो यहां पे इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस चल रही थी उस टाइम में फिलोसोफर का। और तुम्हें एक बात बता देता हूं, मोशन के रिलेटेड बात आता है तो साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन का नाम जरूर शामिल होता है। तो इसमें भी होगा उन्हीं के 3 लॉस। ये लॉस ऑफ मोशन क्या है, टोटल 3 लॉस है इसमें। किनके द्वारा दिया गया, साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। तो इसके बारे में बहुत खोज हो रही थी। इन्हीं के तीनों लॉ को थोड़ा डिस्क्राइब करके अच्छे से पढ़ेंगे। टर्म 1 में आ गया तो इससे डेरिवेटिव टाइप का कुछ सवाल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम, नहीं बिल्कुल ना के बराबर है बोल सकते हो। तो आसान होने वाला है, मजेदार होने वाला है, और फिजिक्स को फील करके उसमें बहुत अच्छे नंबर भी आने वाला है, क्योंकि मैं फील कराऊंगा तुम्हें फिजिक्स। तो यहां पे देखो, बेसिकली पहले फोर्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके 3 लॉस देखेंगे। तो फोर्स वाला यूनिट मैं बोलूंगा बहुत ही आसान है। जैसे फोर्स क्या होता है, देखो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, तुम फुटबॉल का ही एग्जांपल ले लो। तो क्या फुटबॉल फील्ड में जब होता है, कहीं एक जगह पे स्टेशनरी रख दो, उसको वहां से हिलाने के लिए हम किक करते हैं। उस किक करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। वैसे ही मान लो एक फुटबॉल तेजी से बढ़ रहा है, उसको वहां पे रोकने के लिए तब भी क्या अप्लाई होता है, फोर्स। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा फोर्स इज यूज्ड, फोर्स यूज होता है किसके लिए, फोर्स इज यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को क्या बनाने के लिए, बनाने के लिए देखो यहां पे थोड़ा अलग होगा, मेक एन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट मूव लिखते हैं, पहला वाला केस कौन सा, हिलाने वाला, मूव व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब वो शांत था, रेस्ट में था, तब हमने उसे मूव करने के लिए क्या यूज किया, फोर्स। ऑल्सो यूज टू मेक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, तो जो मूव कर रहा था उसको भी शांत करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो चलो एक एग्जांपल देता हूं। फोर्स भी बहुत तरीके की होती है। मान लो कोई कार में कोई तेजी से जा रहा है, सामने आके उसको रोकने की कोशिश करोगे, क्या होगा, उड़ जाओगे, पूरा धरती से उठ जाओगे। पर वहां पे अगर कोई बुलडोजर होगा तो, या फिर कोई एक्सकावेटर होगा तो नहीं, बल्कि वो कार का हालत खराब हो जाएगा। बुलडोजर को ज्यादा कुछ खरोच नहीं पहुंचेगा, ज्यादा बड़ा होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर नॉर्मल सा है तो कुछ होगा, अगर ज्यादा बड़ा है तो कुछ होगा भी नहीं। वो लोहे वाला चेन मशीन जो होता है, एक्सकावेटर। तो समझ गए। वैसे ही फोर्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। शायद उस कार को रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए था वो हमारे पास नहीं था, पर उस बुलडोजर के पास था। वैसे ही इस दीवार को मैं धकेल रहा हूं, देखो ये जा नहीं रहा है, ये व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या है, दीवार ही तो है। इसको मैं धकेलूंगा तो ये टूट नहीं जा रहा है, ऐसे में मारा तो भी नहीं टूटा। क्यों, क्योंकि मैं उतना फोर्स नहीं दे पा रहा हूं जितना इसको तोड़ने के लिए चाहिए। पर अगर बहुत ज्यादा किसी हैमर से ठोक दूं तो ये तो टूट जाएगा। दीवार के लिए कोई बड़ा मशीन से ठोक दूंगा या फिर बड़े वाले हैमर से ठोक दूंगा तो चला जाएगा, दीवार टूट सकता है। वही है। तो फोर्स भी बहुत जगह पे अलग अलग होता है। और फोर्स का डायरेक्शन एक होता है। डायरेक्शन क्या होता है, तुम अगर किसी बक्से को इधर पुश कर रहे हो, अगर उसको तुम हिला भी पा रहे हो तो वो फ्रंट साइड जाएगा, क्योंकि तुम आगे धकेल रहे हो। ऐसे खींचोगे तो इधर आएगा।
क्या तुम इधर धकेलोगे और बॉक्स पीछे लौट सकता है? लौट सकता है। किस केस में? अगर उधर से ज्यादा फोर्स आ रहा है तुम्हारे कंपैरिजन। एग्जांपल लो, जो टग ऑफ वार होता है, देखिए वो दोनों तरफ इंसान होते हैं, बीच में एक रस्सी होता है और ऐसे एक ये इस तरफ खींचता है, दूसरा इस तरफ खींचता है ऐसे, और ये वाला इस तरफ खींचता है, तो वो उसको बोलते हैं टग ऑफ वार। तो उसमें जिसका ज्यादा ताकत, जिस साइड जितना ज्यादा ताकत होगा उस साइड वो रस्सी जाएगी, वो उतना खींच पाएंगे। वो वैसे ही अब तुम अगर किसी बॉक्स को धकेल रहे हो, उधर वाला अगर कोई शक्तिशाली आदमी है और वो अगर ज्यादा जोर से धकेल दे रहा है तो तुम भी पीछे लौटने लगोगे। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स तुमसे ज्यादा हुआ और ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। मान लो तुम उधर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, कितना? मान लो 2, कुछ भी यूनिट ले लो, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, बता देता हूं। जैसे डिस्टेंस को मीटर में नापा जाता है, वेट को केजी में नापा जाता है, एक्चुअली ग्राम में, और टाइम को क्या मिनट सेकंड आवर में नापा जाता है, वैसे ही फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है। क्यों? टू रेस्पेक्ट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, इन्हीं के नाम से ये न्यूटन आया है, जिसको एन से हम डिनोट करते हैं, न्यूटन। ये नाम तुम्हें याद करना पड़ेगा। यार इसमें याद करने में कुछ नहीं, ये इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है ना इस फील्ड को कि तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 2 नाम सारे साइंस वाले स्टूडेंट को याद होते ही है, एक है अल्बर्ट आइंस्टाइन, दूसरा आइजैक न्यूटन, और इंडियन बोले तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये याद होते ही हैं इन जनरल। तो तुम अगर 2 न्यूटन दे रहे हो, उधर से मान लो 10 न्यूटन आ गया, तो तुम इतनी तेजी से पीछे जाओगे ना, क्योंकि वहां की फोर्स बहुत ज्यादा है। तुम जितना दे रहे हो उससे 5 गुना ज्यादा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तुम्हारे 2 न्यूटन को कैंसिल कर देगा और ये हो जाएगा 8 न्यूटन। मतलब इधर आता हुआ 2 उधर जाते हुए 2 को कैंसिल कर देगा, उसके बाद बचा 10 न्यूटन, 8 न्यूटन जो इधर आएगा, तो तुम ऐसे पीछे चलते चले जाओगे। समझ गए? यही बेसिक था। अभी थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे और 2-3 कंसेप्ट लिख के ये फोर्थ टॉपिक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। और मैं बता देता हूं, इस बार फोर्स भी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल क्या होता था, बहुत से कोचिंग वाले या फिर जो भी इंस्टीट्यूट वाले हैं वो फोर्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि इससे कहीं से डेरिवेशन आ गया, ज्यादा लॉस ऑफ मोशन से सवाल बन जाता था, इससे भी बनता था पर बेसिक बनता था। पर इस बार एमसीक्यू है तो शॉर्ट क्वेश्चन तो कहीं से उठ सकता है। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट अगर कोई छोटा नहीं है, 95% प्लस कोई छोटा टारगेट नहीं है, पर कुछ बड़ा भी नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, जम के रिवाइज करेंगे और एग्जाम देने जाएंगे तो हम भी एग्जाम में फोड़ सकते हैं। हर एक जकासियन फोड़ेगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट नाउ। हाँ तो चलो देखो फोर्स कैसे यूज होता है। तो पहला एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं, फोर्स कैन बी यूज टू, फोर्स यूज किया जा सकता है किसके लिए? यूज टू चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए? पहला तो वेलोसिटी, टू चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब किसी कार का स्पीड कम करना, ज्यादा करना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सर वो तो जो चलाता है वो करता है, वो फोर्स नहीं लगाता है, उसमें फोर्स लगता है। मान लो कोई नॉर्मल फुटबॉल का एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूं, इंजन का एग्जांपल दूंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मान लो मैं चल रहा हूं, कोई सामने से आगे पूरा धक्का दिया, कोई पूरा बाहुबली टाइप का इंसान जिसके पास ताकत हो, उसने धक्का दिया, मैं रुक नहीं जाऊंगा? या फिर पीछे ऐसे मेरा वेलोसिटी के में चेंज नहीं हुआ? होता है। तो फोर्स से कुछ भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे हाथी आता है, फिल्म में कैसा होता है, ऐसे हीरो ने मारा एक मुक्का तो हाथी रह गया वहां का वहां, तो वो क्या, फोर्स के वजह से मोशन में चेंज आया। भले वो ज्यादा करके दिखा देते हैं, पर अगर कोई साइकिल है उसको रोक सकते हैं हाथ से, वही फोर्स अगर लगा देंगे तो वो साइकिल फिर चलने लगता है। हम जितना ज्यादा पेडल मारते हैं वेलोसिटी में चेंज होता है। ब्रेक भी जो आप लगाते हैं तो क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स क्या कर सकता है, चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन वाला एग्जांपल, जैसे मानो तुम अगर कहां जा रहे हो चलते चलते, कोई आगे से आया, तुम्हें धक्का दिया, तुम पीछे गए, तो डायरेक्शन में चेंज हुआ। आगे जा रहे थे, ऐसे पीछे आए, समझ गए? तो ऐसे होता है चेंज इन मोशन। और क्या होता है, ऑल्सो कैन चेंज, ये जो फोर्स होता है
ये साइज और शेप भी चेंज कर सकता है, साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो फोर्स है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लो किसका एग्जांपल ले, किसी को दबा, स्पंज का एग्जांपल लेते हैं, वो सिंपल सा चीज है। स्पंज को ऐसे अगर हम सिकुड़ देंगे तो उसका साइज छोटा हो जाता है, तो उसके शेप और साइज में चेंज होता है कि नहीं होता है? हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। जैसे तुम कागज का टुकड़ा ले लो, प्लेन है, उसको ऐसे तोड़ मरोड़ दोगे फोर्स लगा के, तो उसके साइज और शेप में चेंज हुआ। ये फोर्स कर सकता है, बोल रहा है। और दूसरा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो कुल दो तरह के फोर्स में ये डिवाइड किया गया है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है देखो। तो जो बैलेंस फोर्स होता है, मान लो कोई बॉक्स है, ये मान लो कोई बॉक्स है, हो गया। तो इधर से भी मान लो फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, ये इसका यूनिट है फोर्स का, और इधर से भी मान लो लग रहा है 3 न्यूटन। तो ये डिब्बा कहीं से हिलेगा नहीं, क्योंकि हम यहां से धकेल रहे हैं जितने ताकत से, उधर से भी कोई और एक इंसान धकेल रहा है उसी ताकत से। तो बस हम ताकत लगाएंगे, ना बॉक्स उधर जाएगा ना इधर, क्योंकि कहीं भी फोर्स ज्यादा नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? वैसे ही अगर कोई बॉक्स है जिसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो जिसमें यहां से लग रहा है 2 न्यूटन और इधर से मान लो लग रहा है 5 न्यूटन, तो इधर से 2 लग रहा है पर उधर से 5 लग रहा है, तो ज्यादा ताकत लग रहा है, तो उधर वाला इंसान धकेल देगा हमें, हम भी बॉक्स के साथ ऐसे पीछे चले जाएंगे। भले फोर्स लगाएंगे पर हम बॉक्स को आगे नहीं ले जा सकेंगे। समझ गए? तो ये होता है। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, मतलब फोर्स उधर से जितना इधर से भी उतना, मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बॉक्स मूव नहीं करेगा। पर अनबैलेंस फोर्स में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। कहां? जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लगेगा, जिस तरफ, मतलब जिस और ज्यादा फोर्स से धकेला जाएगा, मतलब मैं सामने धकेल रहा हूं, पीछे धकेल रहा हूं, जिस तरफ से ज्यादा फोर्स से धकेला जा रहा है उस तरफ वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे ये इस तरफ ज्यादा फोर्स के साथ धकेला जा रहा है तो बॉक्स भी इधर मूव करेगा अनबैलेंस कंडीशन में। समझ गए? बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है? सिंपल सा बात था। बुक में तुम्हारा टेबल के ऊपर एक बुक वाला एग्जांपल दिया गया है। तो और एक फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब जमीन पे है, हम अगर यहां पे खड़े होते हैं और खड़े हो पाते, हमारा नहीं, एग्जांपल कुछ और का लेता है, मान लो फुटबॉल जो रखते हैं जमीन पे, अगर वो कांस्टेंट रह पाता है तो वो फ्रिक्शन की वजह से, मतलब ये जमीन पे जब चलते हैं तो हमारे ऊपर एक फोर्स एक्ट किया हुआ होता है, इसलिए हम जब फुटबॉल को किक मारते हैं, फोर्स देते हैं, तभी वो आगे बढ़ता है। सर स्लोप में क्यों वो आगे बढ़ता है? तो स्लोप में वो ग्रेविटेशन फोर्स यूज होता है। तुम्हें पता है जो भी हिस्सा नीचे वाला होगा वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, तो उस तरह वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से खींचा चला आता है। वरना एक प्लेन सरफेस में तुम्हें किसी भी चीज को हिलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। सर गाड़ी तो चल सकता है स्टार्ट मार के, तो उसमें भी इंजन फोर्स लगाता है। समझ रहे हो? तो बिना फोर्स लगाए कोई क्यों नहीं हिलता? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, फ्रिक्शनल फोर्स ये मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया, अभी अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं कि जब तुम साइकिल में पेडल देते हो, आगे बढ़ते हो, पेडल मारना बंद, साइकिल का स्पीड धीरे धीरे थम जाता है और धीरे धीरे करके साइकिल पूरा रुक जाता है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। हम चलते हैं, हम भाग रहे होते हैं, पर जब हम ताकत नहीं लगाते क्यों नहीं भाग पाते? फुटबॉल किक करने के बाद कुछ समय बाद रुक क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे करके इनके मोशन को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। तो यही होता है फ्रिक्शन फोर्स, जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये बताने के लिए थोड़ा आ गया, और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब रियल खेल शुरू होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फिर चैप्टर खल्लास।
तो न्यूटन के लॉस को समझने से पहले तुम्हें गालीलियो गालीली का ये एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके तीनों लॉस न्यूटन के, साइंटिस्ट न्यूटन के तीनों लॉस अगर कहां से आए हैं तो वो गालीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके आए हैं। तो क्या था ये एक्सपेरिमेंट? तो गालीलियो ऐसा एक दो, देखो ये इंक्लाइन टफ है, मतलब यहां से ये क्या है, स्लोप है, तो इधर अगर कुछ छोड़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इधर भी कुछ छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा, ये क्या है, स्लोप है। तो यहां से अगर वो कोई बॉल छोड़ते हैं तो इस वाले प्लेन में वो नीचे उसका स्पीड बढ़ता बढ़ता आके नीचे आ जा रहा है, जबकि यहां से अगर इधर कोई बॉल छोड़ा जाए तो ये बॉल जब ऊपर चढ़ रहा है तब उसका स्पीड धीमा हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जा रहा है, और कुछ समय तक जाने के बाद बल अपने आप रुक के फिर से वापस लौट रहा है। जबकि इस वाले केस में स्पीड बढ़ रहा है, उस वाले केस में स्पीड घट रहा है। और अगर कोई प्लेन सरफेस हो ऐसा, तो बॉल अगर मोशन में है तो मोशन में है, अगर किस स्पीड में चल रहा है तो चल रहा है, इसमें उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। गालीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया कि जब ढलान होता है, जब नीचे की तरफ रास्ता दौड़ता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जा रहा है, जब ऊपर चढ़ रहा है तब भी स्पीड कम हो रहा है, जबकि नॉर्मल प्लेन सरफेस पर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो मैं तुम्हें बता देना चाहूंगा कि ये गालीलियो ने फाइंड किया था। पर क्या रियल लाइफ में उन्होंने और एक बात बोली थी जो रियल लाइफ में मैच नहीं करता, कि अगर ये हाइट h है और अगर हम h हाइट से इस बॉल को ये स्लोप से छोड़ रहे हैं, और अगर ये वाले ट्राइंगल का स्लोप और ये वाले ट्राइंगल का स्लोप सेम है, स्लोप मतलब क्या, ये जो ढलान है ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, मतलब स्लोप में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस स्लोप कैसा होता है, चलो दिखा देता हूं। मान लो ये एक ट्राइंगल है, कोई मान लो ऐसा है और दूसरा वाला मान लो ऐसा है, तो इसका ढलान कम है, उसका थोड़ा ज्यादा हो गया, वो ज्यादा स्टीफ है। पर यहां पे दोनों ही ढलान सेम है, तो अगर हम h हाइट से बॉल को छोड़ रहे हैं तो ये आने के बाद, मान लो अगर यहां पे जॉइंट है तो ये आने के बाद फिर h हाइट चढ़ेगा। तो ये जितना ऊपर से स्लोप से आ रहा है, अगर दो इंक्लाइंड सरफेस का स्लोप सेम है तो वो जितना ऊंचाई से नीचे आएगा उतना ही ऊंचाई फिर ऊपर चढ़ पाएगा। ऐसा गालीलियो ने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया। रियल लाइफ में करके देखो, नहीं होगा। अगर ये h हाइट से नीचे आया है तो ये h हाइट ऊपर नहीं चढ़ेगा, उससे सर ज्यादा चढ़ेगा, ये कम चढ़ेगा, उससे कम चढ़ेगा, ये बहुत हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, पर उतना तो नहीं चढ़ेगा किसी भी केस में। इन रियल लाइफ में बोल सकता हूं, अगर चढ़ रहा है तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ही गलत है। पर गालीलियो ने सर वो लैब में करते हैं, एक ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया, और गालीलियो ने ये स्टेटमेंट दिया। तो वो जिस हाइट से गिरेगा स्लोप में उतना ही हाइट फिर चढ़ेगा। रियल लाइफ में क्यों नहीं होता है? बिकॉज रियल लाइफ में एक फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। उसका नाम मैंने बता दिया था, इसी के पहले ही बताया था, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब बॉल आएगा नीचे तब ये सरफेस से रगड़ के आएगा, फिर जब चढ़ेगा तब भी रगड़ेगा। तो रगड़ने वाले स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो लगता क्या है उसके ऑपोजिट में? फ्रिक्शनल फोर्स। साइकिल हम जब पेडल करते हैं आगे बढ़ता है, पर जब पेडल मारना बंद कर देते हैं, गालीलियो के हिसाब से, सुन लो, गालीलियो के हिसाब से अगर वो प्लेन रोड है, मैं नहीं बोल रहा हूं ऊंचाई है या फिर ऐसे ढला हुआ है नीचे, अगर प्लेन रोड है तो हमारे साइकिल का स्पीड धीरे धीरे कम होता है, पर वो नहीं होना चाहिए गालीलियो के अकॉर्डिंग। पर कम क्यों होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। वो जो जमीन से रगड़ता है वो एक फोर्स पैदा करता है जो साइकिल को आगे बढ़ने से रोकता है। वैसे ये बॉल भी जब नीचे आएगा, नीचे तो तेजी से आ जाएगा, पर जब चढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे। क्या उतरते वक्त नहीं लगेंगे? लगेंगे। पर सर स्पीड क्यों बढ़ता है उतरते वक्त? चढ़ते वक्त स्पीड घट रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आपने बोला, माना कि वो घटा दे रहा है स्पीड को, पर ये नीचे भी आ रहा है तो जमीन से रगड़ के आ रहा है, फिर भी स्पीड बढ़ क्यों रहा है? तो मैं बता देता हूं,
कि ग्रेविटेशनल फोर्स नामक एक चीज होता है इस पृथ्वी पर, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को नीचे खींचता है। अरे फेमस मीम्स होता है ना, न्यूटन के सर पे एप्पल पड़ा नहीं होता और हमें फिजिक्स पढ़ना नहीं पड़ता। ग्रेविटेशनल फोर्स वहीं से निकला। वो एक बार बैठे हुए थे, एक एप्पल पड़ा पेड़ से, वो सर में पड़ा था कि नहीं मुझे भी नहीं पता, बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, कोई बोलते हैं सामने पड़ा, पर पड़ा था, एप्पल पड़ा था ये कंफर्म है, न्यूटन के सामने पड़ा था ये कंफर्म है, और वो वहां पे प्रेजेंट थे, इतना ही सच है, बाकी सब जो जितना मिला सके। कोई बोलता है सर पे पड़ा था, कोई बोलता है घुटने पे, जो जो चाहे बोलते हैं। पर सुनो, तो उन्होंने बोला कि ये एप्पल नीचे ही क्यों पड़ा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो तब खोज हुई थी ग्रेविटेशन की कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब मैं भी अगर जंप कर रहा हूं तो फिर मैं नीचे आया, क्यों, ऊपर नहीं चला जाता, मैंने तो जंप किया था। क्योंकि ये अर्थ मैंने नीचे की तरफ फोर्स दिया नहीं दिया, मैंने तो ऊपर की तरफ बस जंप के लिए फोर्स दिया, फिर भी क्यों मैं नीचे आया। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वैसे ही यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, पर उससे कई गुना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचता है, इसलिए इसका स्पीड बढ़ता चला जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता है, वो स्पीड को कमाता है, पर उतना नहीं कमा पाता जितना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा देता है, इसलिए स्पीड नीचे बढ़ता बढ़ता जाता है। तो गैलीलियो ने यही बात बोली कि जब ढलान होता है तो ये तेजी से आता है, जब ऊंचाई चढ़ाई होती है तब इसका स्पीड धीमा पड़ जाता है। प्लेन सरफेस में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर दो सरफेस के स्लोप सेम है तो एक बॉल जितना ऊंचाई से नीचे आया उतना ही ऊंचाई वो उतने वाले स्लोप में चढ़ाना चाहिए, पर ये होता नहीं है रियल लाइफ में। मतलब गैलीलियो ने ये कहा था, तुम बोल सकती हो कि मान लो अगर ये एक स्लोप है, मान लो ये एक स्लोप है, रुको मैं यहां का ही एग्जांपल देता हूं, तुम ज्यादा अच्छे से समझ सकोगे। तो बॉल अगर यहां से आया तो ये फिर चढ़ेगा कितना दूर, इतना दूर h हाइट तक, समझ गए, फिर चढ़ेगा h हाइट तक। पर मान लो ये स्टीप मैंने कम कर दिया, तो ये स्टीप मान लो मैंने कम कर दिया, कितना कर दिया, ये मान लो इतना हाइट तक ही इसका स्लोप है, मतलब ये वाला देखो, ये हाइट यहां पे था h हाइट, जो h हाइट बोला गया है वो ऊपर था, पर अभी हाइट कम हो गया है, तो ये बॉल ऐसे आएगा और यहां से निकल जाएगा। अगर इसका हाइट और कम कर दूं तो मान लो मैं इतना कर देता हूं, तो ये और ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा, क्योंकि स्लोप कम गया है। और ये कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक ये इतनी ऊंचाई पर पहुंच नहीं जाता, और उतनी ऊंचाई को पहुंचने के लिए इसको अभी बहुत और रास्ता लगेगा, ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा, पता नहीं कितनी दूर जाएगा। अगर इसको और कम कर दूं तो और ज्यादा रास्ता ट्रेवल करेगा, और इसको रखूं ही ना तो स्लोप, तो ये बॉल ऐसे सीधा अगर चला जाएगा तो क्या कभी ये इतने हाइट तक पहुंच सकेगा, नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि ये तो पूरा सीधा हो गया। थोड़ा भी चढ़ता तो बोल पाते कि हजारों किलोमीटर के बाद पहुंच जाता, पर ये अभी पूरा सीधा जाएगा, ऐसे जाएगा पूरा, और ये ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं, तो वो हाइट आएगा ही नहीं। तो क्या ये बॉल चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं अपनी जिंदगी में, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करके कुछ देर बाद रोक लेगा। समझ गए। तो यही समझाना था मुझे कि असल में अगर ये ग्रेविटी नहीं होता, ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, तो कंडीशन कुछ ऐसा होता कि अगर यहां से बॉल छोड़ते तो ये हाइट अचीव नहीं हो रहा है बोल के ये बल चलता ही रहता, पर फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब चीजों को अपोज कर देते हैं, ये स्टेटमेंट को गलत साबित कर देते हैं, बोल सकते हो। पर आइडियल कंडीशन में करेंगे तो कर सकेंगे। अभी इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आइजैक न्यूटन, साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने अपने 3 लॉस दिए, तो वही तीनों लॉस हम डिस्क्राइबली पढ़ने वाले। सो बिफोर आई मूव टू द फर्स्ट वन, तुम ये वाला स्टेटमेंट याद रखो कि इंक्लाइंड सरफेस में, इंक्लाइंड मतलब चढ़ाई, स्पीड क्या होता है, स्पीड डिक्रीज चढ़ाई वाले सरफेस में,
डेक्लाइंड सरफेस में, आइडियल कंडीशन में, हाँ नॉर्मल कंडीशन में नहीं बोला, आइडियल मतलब वहां पे ये फ्रिक्शन काम ना करे, स्पीड क्या होगा यहां पे इंक्रीज होगा। डेक्लाइन मतलब कौन सा, नीचे जो ढालू होता है ऐसे दौड़ेगा, समझ गए। और जो प्लेन सरफेस होता है कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, समझ गए, नो चेंज हो गया। तो ये वाला चीज तुम नोट करो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन का फर्स्ट लॉ न्यूटन के द्वारा दिया गया था, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई। तो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो तब तक या तो रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, मैंने डेफिनेशन में थोड़ा अदला बदली की है, सही डेफिनेशन चाहिए बुक में, पर क्यों की है, इस बार एमसीक्यू आने वाले हैं, डेफिनेशन पूरा लिखने के लिए नहीं बोलेगा, इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा, ये डेफिनेशन समझने में हेल्प करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट रिमेन्स मतलब रहता है कौन से स्टेट में, रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में। अगर कोई थम गया है तो वो थमने का लिए चाहेगा, और जो यूनिफॉर्म मोशन में मतलब उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो गाड़ी हम स्पीड बढ़ाते हैं घटाते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, एक कांस्टेंट स्पीड में अगर घूम रहा है, जैसे पृथ्वी सूरज की चारों तरफ घूम रहा है वैसे यूनिफॉर्म मोशन, अनलेस तब तक जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही टेंडेंसी कि ऑब्जेक्ट का कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, वो जहां पे है वहां पे रहना चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि उसे कोई डिस्टर्ब करे, उसके जगह से उसको कोई हिलाए, उसी चीज को बोलते हैं इनर्शिया। वो जो टेंडेंसी, वो जो चाहत उसकी, वो डिस्टर्ब ना होने की, अनडिस्टर्ब्ड रहने की, उसी को इनर्शिया बोलते हैं। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। समझ गए, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब मैं चलो तुम्हारे 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, लाके तुम्हें बताता हूं। सर कुछ दिखाएंगे? नहीं, देखो यहां पे मान लो मैंने कैप रखा, तो मैं ये नीचे से प्रहार करूंगा, तो ये कैप क्यों हिला, ये उड़ा क्यों कैप? Why? क्योंकि जब मैंने बुक को ये फोर्स दिया तो ये कैप भी अपने जगह रहना चाहता है। देखो कैसे मैं तुम्हें शो करता हूं, और एक बार, इससे ज्यादा समझ में नहीं आया हो। मान लो मैं ये बुक को ऊपर लाया, नीचे लाया, ऊपर नीचे, इसको अभी जोर से करता हूं, तो ये कैप तुमने देखा, नोटिस किया? चलो मार्कर के साथ करता हूं अभी, ये देखो ध्यान से देखो, तो ये मार्कर उछल गया। क्यों? क्योंकि जब मैंने बुक को ऊपर लिया, मैंने क्या बोला था, मार्कर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जहां पे हो वहां पे रहने की कोशिश करता है, तो मार्कर भी ऊपर गया। तब मैं सडन नीचे लाया तो मार्कर बोला मैं तो यहीं पे रहूंगा, तो मार्कर बोला, मैंने उछाला ऐसे, ऐसे उछाला ऐसे, तो देखो ये और एक बार नोट कर सकते हो, देखा मैं जब फटाक से नीचे ले रहा हूं तो ये बुक से चिपक के था, पर चिपक के नीचे नहीं आ पाया क्योंकि दोनों ऊपर गए। मार्कर बोला मैं यहीं रहूंगा, उसका टेंडेंसी है ना अनडिस्टर्ब रहने की, वो जहां पे है वहां पे रहने की, पर बुक लौट आया। बुक भी लौटना नहीं चाहता था, मैंने फोर्स अप्लाई करके उसको लौटाया, तो मार्कर यहां पे रहने की कोशिश किया, तब तक बुक नीचे चला गया था, तो ग्रेविटी ने इसको भी अट्रैक्ट कर दिया, ये भी नीचे गिर गया। समझे बात को? तो कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम एक बात ध्यान में रखना, जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो तुम्हें झटका क्यों लगता है? व्हाई? क्योंकि वो गाड़ी मोशन में होता है। और यहां पे बोला गया है कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करता है, तो तुम्हारा बॉडी भी आगे मोशन में रहने की कोशिश करता है। मतलब गाड़ी आगे बढ़ रहा था, तुम्हारा बॉडी भी आगे बढ़ रहा था, मोशन कर रहा था, तो वो बोलता है मैं आगे बढ़ता रहूंगा, पर ड्राइवर बोलता है रुकना है, ब्रेक लगा देता है, तो इसलिए तुम्हें एक पुश आ जाता है, झटका लगता है आगे की तरफ सडन ब्रेक अप्लाई करने पर, क्योंकि तुम्हारा बॉडी अभी भी आगे बढ़ना चाह रहा है। बस में जब ब्रेक देते हैं ऐसे आगे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम आगे जा रहे थे,
हमारा बॉडी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा अनडिस्टर्ब रहना चाहता है, इसके लिए। पर हम एक्सटर्नल फोर्स देके जब उसको डिस्टर्ब करते हैं, बॉडी मूव कर रहा था बस के साथ, पर एक्सटर्नल फोर्स मतलब ब्रेक अप्लाई करके हम उसको क्या किए, उसको रोकने की कोशिश की, यूनिफॉर्म मोशन को बंद किए, पर वो तो चाहता है कि वो मूव करे, इसलिए वो अपने आप थोड़ा आगे हो जाता है। समझ गए? क्लियर है पॉइंट? सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अरे फील करेंगे, मजा आएगा, तुम भी बोलोगे फिजिक्स इज माय फेवरेट। मेरा तो था, हाईएस्ट भी आया था 95, तुम्हारे भैया ने फोड़ रखा है फिजिक्स में, तो कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हें भी फोड़ने में बहुत मदद करेगा। 100, अरे 95 मैं लाया था, तुम तो 100 लेके आओगे। तुमसे और अच्छा, मतलब हमें पढ़ाते थे फिर भी हम लेके आए, मैं तो उनसे बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, ऑब्वियसली तुम बड़ा फोड़ोगे, कन्फर्म, अगर पढ़ोगे तभी। हाँ तो देखो, देयर इज ए रेजिस्टेंस अफोर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। हाँ बिल्कुल होता है, जैसे मैंने बताया इनर्शिया में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस होता है। देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो रेजिस्टेंस लगता है। ये बोल सकते हो कि पहले लॉ के साथ सिमिलर है, ये अपने जो स्टेट होता है वो चेंज करना नहीं चाहता है। और गाड़ी में सीट बेल्ट क्यों होता है? वही इंजरी को अवॉइड करने के लिए, ऐसे जो पुश होगा ना, सीट बेल्ट हमें रोक लेगा। समझ गए? उसका काम वही था। हो गया क्लियर ये फंडा? अब देखो इनर्शिया होता क्या है, किताबी डेफिनेशन पूरा लिखा हुआ है। इट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की एक चाहत है टू रेजिस्ट चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं उसको रेजिस्ट करना, सह जाना, उस पर कोई रिएक्ट मत कर, नहीं करने का, मतलब कोई तुम्हें धकेल रहा है, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, रेजिस्ट कर दिए उस चेंजेस को इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। वो चाहे मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो, वो अपने में हो रहा चेंज को रेजिस्ट करेगा, उसको अपना नहीं लेगा, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। और ये इनर्शिया क्या सभी केस में सेम होता है? ना जी ना, ये सारे केस में सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तुम खुद सोचो, एक हाथी जो लेटा हुआ है उसको हिलाने में तुम्हें ताकत लगेगा या फिर एक फुटबॉल को किक मारने में? अब बेस्ट एग्जांपल देता हूं, फुटबॉल रेस्ट पे है, एक पत्थर भी उतने साइज का रेस्ट पे है, उसी साइज का, वेट का नहीं बोल रहा हूं, साइज का। किक मारो दोनों को, मारना मत, पत्थर वाले को बता दे रहा हूं, पैर का जो हाल होने वाला है प्रॉपर किक मारने पर, वो तुम अनुमान लगा सकते हो। फुटबॉल को किक मारोगे वो उड़ जाएगा, ज्यादा अच्छा किक अगर, मतलब मैं मारूंगा, मैं तो उड़ा सकता हूं बॉल को, वही रेस्ट वाले बॉल को उड़ाना, बिकॉज खेलता था, अभी नहीं खेल रहा हूं पर खेलता था, 2-3-4 साल पहले खेलता था। हाँ अभी थोड़ा उलझ गए हैं काम पे। तो देखो, और पत्थर को किक मारोगे तो तुम्हारा पैर कुछ हो जाए, मुझे नहीं लगता पत्थर थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा, राउंड शेप के होगा तो भी बढ़ेगा, तो मतलब फुटबॉल के मुकाबले बहुत कम, सेम फोर्स में किक मारोगे तो, और पैर को लगेगा, ये मुझे मालूम है पत्थर को मारने पर। समझ के? तो इनर्शिया दोनों केस में अलग अलग है। अरे पत्थर हिल नहीं रहा मतलब क्या है? इनर्शिया ज्यादा है। तो ये इनर्शिया मेजर कैसे किया जाता है? मास से। अब मास क्या होता है? किसी भी पदार्थ का पदार्थत्व, वस्तुत्व जिसको बोलते हैं। समझ रहे हो? मास पढ़े थे ना, तुम्हारे अंदर मेरा मास है, तुम्हारा मास है, पृथ्वी का मास बहुत बड़ा है, तुम इसको वेट के साथ कंपेयर कर सकते हो, पर वेट मत समझ लेना। ऐसे वेट तुम इसको मान सकते हो, पर वेट मत समझ लेना, गलत हो जाएगा। मास एंड वेट आर डिफरेंट, बट कुछ केस में तुम इनको रिलेटेबल बोल सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूं इक्वल नहीं होगा, रिलेटेबल होगा। तुम रिलेटेबल मतलब क्या? तुम मान लेना कि किसी का वेट ज्यादा है तो मास ज्यादा होगा, ऐसा बोल के मान सकते हो, पर सेम नहीं, मतलब अलग अलग होता है। वेट मतलब तुम पृथ्वी पे तुम्हारा वेट जितना है तो मून पे जाओगे, अर्थ पे जितना वेट है मून पे जाओगे तो कम हो जाएगा। अलग प्लैनेट में अलग वेट होता है, पर मास सारे जगह पे सेम होता है। तो मास कंस्टेंट होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, पर वेट चेंज होता है, यही इनका डिफरेंस है। तो समझ गए, जिसका मास जितना बड़ा उसका इनर्शिया उतना बड़ा। तुम अभी फिलहाल पृथ्वी की चीजों के लिए वेट के साथ कंपेयर कर सकते हो, करना, मैं नहीं बोल रहा हूं इक्वल है, कर सकते हो। हाँ 9th क्लास के केसेस में, बहुत सारे केसेस में हो जाएंगे, पर इन जनरल मत समझ लो कि मास वेट इक्वल है।
सर क्या मास वेट लगा रखा है? हाँ, तुम जो समझना है समझ लो कि मास के ऊपर इनर्शिया डिपेंड करता है। मैंने वो एक एग्जांपल समझा दिया। नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कर लो अच्छे से नोट। बिना नोट किए फिजिक्स नहीं होता। नहीं होता है पर समझो, फिर नोट करो, ज्यादा रिमेंबर रहता है। फिर एमसीक्यू भी तो हम ही प्रैक्टिस कराएंगे, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको जानने से पहले थोड़ा बेसिक क्लियर, जस्ट वहां पे हमने कुछ जाना, उसके बाद फर्स्ट लॉ डायरेक्ट पढ़े, वैसे यहाँ पे भी कुछ पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जांपल देता हूँ, हमारे डेली लाइफ ही है, डेली लाइफ ही है। जैसे तुम देखो टेबल पे टेनिस खेले हो या फिर बैडमिंटन का कॉर्क, वो जब शायद किसी को लग जाए ना, हाँ थोड़ा कॉर्क भी अगर पूरा हिट मारा है, कोई चॉप्स मारा है तो थोड़ा लगता है, पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर जब एक क्रिकेट का गेंद उतनी तेजी से लग जाता है हमें, तो हमें चोट पहुंच जाती है। क्यों? वो जो ड्यूस बॉल वाला, मैं टेनिस की बात नहीं कर रहा हूं, ड्यूस बॉल जब लगता है तो इवन एक प्लेयर्स की डेथ भी हो जाती है जब बहुत जोर से लगता है। तो वो क्यों होता है? और एक बात, तुम मान लो 10 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान लो, बहुत कम स्पीड होता है, स्पीड से एक बाइक नॉर्मली तो जाता ही है। तो एक साइकिल या फिर बाइक से 20 किलोमीटर की स्पीड से एक इंसान को कितना चोट पहुंचेगा? मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा चोट पहुंचेगा। इंसान को पहुंचेगा, उसके साथ साथ जो बाइक चला रहा होगा उसको भी पहुंचने वाला है, वो भी गिर जाएगा। मतलब बाइक 20 किलोमीटर के स्पीड में किसी को ठोकेगा तो वो भी ठुकने वाला है। पर अगर वही 20 या 10 किलोमीटर की स्पीड से एक बहुत बड़ा ट्रक किसी इंसान के ऊपर चढ़ गया तो वो नहीं बचने वाला। क्यों? बाइक पे वो बच जाएगा 20 किलोमीटर की स्पीड से, पर ट्रक पे क्यों नहीं? तो यहां पे तुम्हें एक चीज हिट नहीं कर रहा है कि ट्रक का मास बड़ा है। ट्रक एक बड़ा चीज है, अगर वो कम वेलोसिटी से भी आता है तो ज्यादा जानलेवा हो रहा है, ज्यादा फोर्स लगा रहा है, जबकि बाइक वो फोर्स नहीं लगा पा रहा है क्योंकि ट्रक के मुकाबले उसका मास बहुत कम है। समझ पा रहे हो? हर एक पॉइंट को अच्छे से पकड़ो। एक बुलेट, बुलेट मतलब गोली, बंदूक की गोली, गोली, वो वाला गोली जो होता है, वो गोली का साइज कितना होता है? बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू ए बाइक, ट्रक, उनसे बहुत छोटा, पर फिर भी एक इंसान की जान ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तेजी होता है। तो क्या हम बोल सकते कि एक चीज है, ये जो इंपैक्ट है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एक चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसको अगर मैं बोलूं कि ये मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये शायद गलत नहीं होगा। तो सम क्वांटिटी इंपॉर्टेंस है ये मास और वेलोसिटी को लेके। तो इंपैक्ट किसके ऊपर? मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा एक क्वांटिटी इन्होंने बना दिया है। किसने? न्यूटन ने। अरे हमारे साइंटिस्ट है ना, द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। न्यूटन, चलो मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, ये चल नहीं रहा है अच्छे से। चेंज कर लिया मार्कर। चलो अभी देखते हैं कि न्यूटन ने दिया था किसको कंबाइन करके? मास और वेलोसिटी को। क्योंकि हमने देखा कि ये जो भी इंपैक्ट पड़ रहा है ये डिपेंड कर रहा है मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो न्यूटन ने एक यूनिट दे दिया, नाम दिया उसका मोमेंटम। क्या नाम दिया? मोमेंटम, जिसको हम P से डोनेट करते हैं। सर मोमेंटम M लिख देते हैं, M मास को लिखते हैं, तो साइंटिस्ट ने इसको P से डिनोट किया। P इक्वल्स टू mv, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, जिसको mv लिखते हैं। सो P इक्वल्स टू mv। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होता है। समझ गए? और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो देखो, तुम्हें एसआई यूनिट अगर निकालना नहीं आता तो मैं बता देता हूं। तो मास का एसआई यूनिट क्या है? क्या है? केजी, किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। चलो पूरा फुल करके लिख रहा हूं। और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे मास और वेलोसिटी क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। तो किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड भी ऐसे मल्टीप्लाई होकर रखेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो ये है एसआई यूनिट मोमेंटम का। अगर यूनिट में लिखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर सेकेंड इनवर्स ऐसे लिखते हैं। तो इसका एसआई यूनिट समझ गए। तो इससे मोमेंटम को बेस करके न्यूटन ने अपना सेकेंड लॉ दिया है, जिसको विथ डायग्राम भी हम समझने वाले हैं।
पहले स्टेटमेंट लिखा देता हूं, जब सवाल कराऊंगा तो डायग्राम दिखाएंगे, क्रिकेट वाला एग्जांपल आएगा, मजा आएगा। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, ये कहता है, ये तो नहीं कह सकता, न्यूटन साहब ने कहा था अपने सेकेंड लॉ में कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या था, p इक्वल्स टू mv, SI यूनिट kg मीटर पर सेकंड, ऐसे ही याद करना, वरना ये एक यूनिट नहीं, इस बार MCQ है, कोई ज्यादा चिंता नहीं होगा, पर ये एक यूनिट जब कट हो जाता है या फिर छोड़ देते हो ना तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। हाँ, सभी सब्जेक्ट में, तुम 11 12 में ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, 10th में कभी कभी स्किप कर दे, नहीं ज्यादा टाइम काट ही देते हैं, हमें क्यों रिस्क लेना है, अच्छा टीचर बहुत कम और वो काटने वाले ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए रिस्क नहीं लेने का। कोई बड़ा फंडा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड, हमें याद, इतना ही तो याद करना है। सेकंड स्क्वायर वो एक्सीलरेशन वाला था, वो अलग है, छोड़ो। तो ये आ गया दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज होगा किसी भी बॉडी की, या तो उसका वेलोसिटी बढ़ा, मास तो बढ़ नहीं सकता, कांस्टेंट रहेगा, तो उसके वेलोसिटी में जो चेंज होगी, जो मोमेंटम में उसका चेंज आएगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल। तो ये मोमेंटम किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड ऑन बैलेंस्ड फोर्स, ये किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, ये जो अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो इसको याद करो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, ये देखो, ये P इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है, तो F का फॉर्मूला क्या होता है, माँ, अरे माँ तू कितनी अच्छी है, वो वाला माँ याद करना है, F इक्वल्स टू ma। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। ये एक चीज याद करके रखो, अभी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में काम आ सकता है, जगह था तो लिख दिया एक चीज, क्यों खाली छोड़ूं बोल के। हाँ, तो अभी देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सीधा सीधा बता देता हूं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक फॉर्मूला डिराइव होने वाला है। मैंने क्या बताया था, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma, ये यहां से आता है, कहां से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं क्या है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास m है, जिसके पास मास मान लो m है, और इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, u है, जिसको u से डोनेट भी करते हैं, बस उसका सिंबल लिख दे रहा हूं, u है, और वो एक्सीलरेशन a के साथ मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन a के साथ मूव कर रहा है, और टाइम t के बाद, कुछ समय के बाद, टाइम t मतलब कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी u से कहां पहुंच गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया v, वेलोसिटी v। तो बोलो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p1 मान लो, pi लिखता हूं, इनिशियल p मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास m इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, तो m इनटू u इक्वल्स टू mu हो जाएगा। अब दूसरा है मोमेंटम फाइनल मतलब pf, ये कितना होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, जो कि कितना है, v है, तो mv हो गया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले तो चेंज कितना हुआ मोमेंटम में, pf माइनस pi, चेंज, ये है इसका चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम में चेंज आया, इक्वल्स टू mv माइनस mu। अरे पहले फाइनल से इनिशियल काटते हैं ना, फाइनल से, अरे बड़े से छोटा काटते हैं चेंज जानने के लिए, वैसा ही हम किए हैं। तो m इंटू v माइनस u आ गया। पर हमें क्या चेंज ऑफ मोमेंटम मांगा है, जी नहीं, हमें मांगा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये होता है किसी भी, मतलब रेट ऑफ एक्सीलरेशन अगर बोल रहा है तो एक्सीलरेशन के नीचे t लिख लेना, मतलब इतने टाइम में वो इतना चेंज हुआ। तो यहां पे टाइम कितना है, t है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, m v माइनस u, ये m v माइनस u क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम।
तो ये जो मोमेंटम चेंज हुआ ये किस रेट पे चेंज हुआ होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट कैसे फाइंड करते हैं कि ये मोमेंटम कितना टाइम में इतना चेंज हुआ, टी टाइम में, तो नीचे टी लिख देते हैं। समझ गए। अब हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट याद करो, मैंने नोट करने के लिए बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को काटो कि ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है, जो फोर्स है उसके साथ। तो फोर्स मान लो F है, इसमें अप्लाई किया गया, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into v minus u अपॉन t। और ये प्रोपोर्शनलिटी सिस्टम को इक्वल करने के लिए हम एक साइड पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात याद रखना। तो मैं क्या करूं, f प्रोपोर्शनल की जगह f इक्वल्स टू लिख रहा हूं, इसलिए एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर रहा हूं m into v minus। सर ये कांस्टेंट कहां से आया, तो किसी भी जगह मान लो ये है r is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l होता है L by A। ये बड़ा थोड़ा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस वाला, बड़ा नहीं है, पढ़ोगे पर तुम पढ़े नहीं हो तो इसलिए लग रहा होगा। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए R इक्वल्स टू लिखने के लिए कोई K मल्टीप्लाई करती है और वो K का वैल्यू यहाँ पे रो हो जाता है, इसलिए उसका फॉर्मूला बन जाता है रो L by A। कंफ्यूजिंग लग रहा है, ध्यान मत दो, ये बात याद रखो कि जो भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है जो हर केस में सेम होगा, जो हर केस में सेम होगा। अगर इस केस में वो k 1 है तो बाकी के केस में भी वो k 1 होगा, समझ गए। और वहां यहां पे बता देता हूं, यहां पे 1 ही होता है ये k का वैल्यू। तो k का वैल्यू कितना बोला मैंने, 1 होता है। दिस इंप्लाइज फोर्स इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं क्या, m into v minus u by t। क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो यही के तो लिखा है, k का वैल्यू 1 है तो 1 into m into v minus u divided by t। और याद करो v minus u by t किसका फॉर्मूला था, एक्सीलरेशन a का इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से हमें फॉर्मूला क्या मिला, F इक्वल्स टू ma। और यही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे ये कहां से आया है तो सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। अभी इसका थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लिखेंगे, डायग्राम चिपकाऊंगा, क्रिकेट वाला केस इमेजिन करेंगे, मजा आएगा। सो ये समझ में आ गया, ये डेरिवेशन इस बार नहीं आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हाँ पीरियोडिक में आ सकता है, टर्म 1 में नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर ये आ सकता है, ये फॉर्मूला का पुट, ये फॉर्मूला का यूज, या फिर ये बोल सकता है कि फ्रॉम वेयर द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड। तो तुम किस में टिक करना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये आया है बोल सकते हैं, या फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कौन सा फॉर्मूला आने पर F इक्वल्स टू ma तुम बता सको। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्रिकेट का एग्जांपल देने से पहले थोड़ा एक फंडा क्लियर कर देता हूं कि हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे जा सकते हैं। कैसे, चलो दिखा देता हूं। सेकंड लॉ लास्ट में हम कहां पे पहुंचे थे, F इक्वल्स टू ma, यहां पे पहुंचे थे ना। इससे पहले हमने एक चीज नोटिस किया था, तुम्हें याद है कि नहीं, फोर्स इक्वल्स टू ये जो ma है इसको हम कैसे लिखते थे, m इंटू v माइनस u बाय टी। और इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दूं तो लिख सकता हूं मैं mv माइनस mu बाय टी। तो ये t इधर डिवाइड होके इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंप्लाइज f इंटू टी, एफ टी इक्वल्स टू mv माइनस mu। सही लिख रहा हूं ना, बिल्कुल सही है। दिस इंप्लाइज इफ f इज इक्वल्स टू 0 and v is equals to u at time t, तो एक चीज यहां पे ध्यान दो, जब फोर्स 0 हो जाता है तो ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाती है। कितने टाइम में, एट टाइम t। तो ये इक्वेशन हो जाएगा
F कितना है 0 इंटू टी इक्वल्स टू एम भी माइनस एम यू, क्योंकि u और v का वैल्यू सेम है तो m भी जितना होगा mu भी उतना होगा, क्योंकि मास तो दोनों केस में सेम है, बस v और u डिफरेंट थे, वो भी अब इक्वल है बोल रहा है ये वाला स्टेटमेंट, तो ये 0 हो जाएगा। सर क्या आपने, ये फर्स्ट लॉ था? बिल्कुल था। वहां पे फर्स्ट लॉ क्या बोलता था? द लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता तब तक वो ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहता है जिस स्टेट में वो था, वो चाहे रेस्ट वाला स्टेट हो, वो चाहे यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट हो। तो यहां पे ये बोल रहा है कि फोर्स 0 हो गया, मतलब फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तो उसका मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डिफरेंट नहीं हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 0 हो गया। तो यह भी बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर 0 हुआ तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में भी चेंज नहीं हुआ, मतलब वो इनर्शिया से नहीं भटका जब फोर्स 0 था। यही था फर्स्ट लॉ, जब फोर्स अप्लाई नहीं करते तब ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन, वो स्टेट में चेंज नहीं होता, चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं होता। समझ गए? तो ऐसे डराइव करके रख देना एग्जामिनर के पास, पूरे नंबर आएंगे, ऐसे पूरा लिख के रख देना। सो बिफोर आई मूव टू द एग्जांपल, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो ये आ गया एग्जांपल, देखो बहुत ही मजेदार चीज है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ये एक्सप्रेस करेगा। तो ये देखो बॉल आया, ये क्रिकेट का मैदान है भाई, मारा ये धोनी ने शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, और बॉल हवा में और फील्डर फील्ड में नीचे गेंद के, और ये बॉल को पकड़ते जाते हुए, जब पकड़ता है कोई फील्डर तो उसके हाथ में ये नहीं आया था, थोड़ा बॉल ऊपर था, जब उसके हाथ में आया तो ये कंडीशन देखो, जब पकड़ता है तो हाथ थोड़ा नीचे कर लेता, ऐसे पकड़ा थोड़ा हाथ नीचे कर लेता, ऐसे पकड़ा नीचे कर लेता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो वाला नहीं, यहां पे केस ये है कि जब बॉल डायरेक्ट उसके हाथ में गिर रहा है तो बॉल एक फोर्स क्या देगा उसको, तो अगर वो उसको ऐसे डायरेक्ट ही झेलेगा तो पटाख करके जोर से लगेगा, पर अगर थोड़ा नीचे करेगा तो उसने डिस्टेंस बढ़ा दिया। तुम एग्जांपल ले लो, तुम कहीं पे एक पत्थर फेंक रहे हो, किसी लोहे के खंबे पे फेंकते हो पूरा आवाज आ जाता है टंग करके, किसी स्पॉन्ज पे फेंकते हो तो स्पॉन्ज दब जाता है, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। व्हाई विकेट कीपर्स वेयर ग्लव्स, उसमें जो मटेरियल होता है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर यहाँ पे मान लो कोई दीवार है और डायरेक्ट जाके बॉल ढम से लग गया, और अगर दीवार मान लो रबर टाइप का होता और ऐसे थोड़ा अंदर घुस जाता दीवार, तो बॉल को लग के उसको जोर से लगने में टाइम लगता। तुम खुद ट्राई कर सकते हो, तुम अपने हाथ की मुट्ठी लेना और ऐसे अपने हाथ में मार के देखना जोर से, ये जितना ताकत लगेगा, एक स्पॉन्ज, बहुत बड़ा स्पॉन्ज, या फिर गद्दे में मार के देखना, उतना तुम्हें लगेगा नहीं। और दीवार पे मार के देखना, हाथ टूटना स्वाभाविक है अगर तुम जोर से मारे हो। तो ये क्या, जहां पे भी ये हमारा जो लगने के बाद डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वहां पे हमें हट कम हो रहा है, हमें परेशानी कम हो रही है। जैसे यहां पे ये फील्डर को हो रही है, अगर रख के हाथ को थोड़ा नीचे ना करता तो उसको बॉल जोर से लगता, पर इसने हाथ थोड़ा नीचे कर दिया तो क्या हुआ, वो स्पॉन्ज की तरह उसको वो बॉल जो पकड़ा उसको लगा नहीं कुछ खास, तो इसी के लिए वो हाथ नीचे करता है। तो सर आपने बोला तो सेकंड लॉ यूज होता है, डायरेक्टली तो नहीं होता बोला, डायरेक्टली होता है पर तुम समझ नहीं पा रहे हो। देखो सेकंड लॉ में हम एक चीज पढ़ते हैं, F इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब बॉल आया मास तो वही था जितना बॉल का होता है, पर हमारे हाथ पे जो वो फोर्स लगाएगा, मास भी होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। तो बॉल तेजी से आया, वहां पे हाथ में पूरा प्रॉपर लग जाता, हम हाथ नीचे नहीं करते तो जोर की लगती, ये कंफर्म है। पर जब इसने हाथ ऐसे नीचे किया, सर फायदा क्या? तो देखो यहां पे बॉल उसने पकड़ा, धीरे धीरे करके वो बॉल जैसे मूव कर रहा था वो भी अपने हाथ को नीचे किया, तो उससे क्या हुआ, वो बॉल में जो एक्सेलरेशन था वो धीरे धीरे, वेलोसिटी जो था वो कम होते 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 0 हो गया।
लास्ट में बॉल को उसने नीचे ले जाकर यहां पे रोक दिया हाथ को, तब उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। यहां पे होता तो एक्सीलरेशन हैवी होता, क्योंकि बॉल बहुत तेजी से गिर रहा है, पर उसने रोका कहां पे, यहां पे। तो उसने थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके एक्सीलरेशन को 0 कर दिया, जिससे फोर्स भी m इंटू, रुको तुम्हें दिख नहीं रहा है, फोर्स इक्वल्स टू m तो था मास, पर उसका एक्सीलरेशन 0 हो गया। यहां पे रोक दिया ना धीरे धीरे करके, ऊपर रोकता तो एक्सीलरेशन हैवी था, थोड़ा नीचे लाके उसने एक्सीलरेशन को कम कर दिया। तो जितना कम किया, या फिर अगर 0 कर दिया, टोटल 0 तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत होता है, तो फोर्स भी कितना हो गया, 0 हो गया। तो उसको आप हाथ में नहीं लगेगा। ये था इसके पीछे का फिजिक्स। अभी थोड़ा एग्जांपल करते हैं, मस्त लगेगा, फील आएगा फिजिक्स का, एंड यू विल फॉल इन लव विद फिजिक्स। और जो जकास क्लासेस में पढ़ेगा वही एग्जाम में फोड़ेगा। कमेंट में लिख दो ये लाइन। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसको क्या नोट करने का, चलो डायरेक्ट नेक्स्ट जाते हैं, बस समझ जाओ, नहीं समझे तो और एक बार देख लो इसको। हाँ तो देखो, हम अभी सवाल करने जा रहे हैं, वही फॉर्मूला थोड़ा अप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। चलो देखते हैं सवाल क्या बोलता है। ए कंटेस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो कोई ये कैसा फोर्स है, किस पे एक्ट कर रहा है, ये मैटर नहीं है, मैटर है कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। गिवन तो नहीं दे रहा है। अब मास, वो ऑब्जेक्ट का मास मतलब m इक्वल्स टू 5 kg, बिल्कुल ऐसा यूनिट में है, तो हमें कन्वर्ट करने की चिंता नहीं है। अगर यहाँ पे 5000 ग्राम दिया होता तो 5 kg में कन्वर्ट करते, क्योंकि हमेशा जब भी तुम पुट करोगे किसी यूनिट को, स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करने, मतलब ऐसा यूनिट में पुट करने की आदत डाल दो। फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम पीरियड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सेकेंड भी ऐसा यूनिट है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो दो चीज मिल गया। इंक्रीजेस, ये इट इंक्रीजेस, ये h नहीं है, h अगर दिख रहा हो तो इट इंक्रीजेस ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी। तो ये क्या करता है, ये जो मास, जो फोर्स अप्लाई हुआ, उसने इंक्रीज कर दिया उसके वेलोसिटी को, कहां से कहां, 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, पहले कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड, ये भी ऐसा यूनिट में है। उसके बाद फाइनली कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकेंड, जो कि फाइनल वेलोसिटी था, v लिखते हैं। इतना हमें गिवन है, बोला है फाइंड फोर्स अप्लाइड, तो हमें ये फोर्स मांगा है। तो F का फॉर्मूला क्या था, ma, उसको और अच्छे से लिखूं तो क्या था, m इंटू वी माइनस यू बाय टी। पुट करो सारे वैल्यूज, m कितना है 5 इंटू v माइनस यू मतलब 7 माइनस 3 अपॉन v माइनस यू बाय टी, 2 सेकेंड, और यूनिट क्या था, न्यूटन। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 7 माइनस 3 4, 5 इंटू 4 बाय 2 इक्वल्स टू 10 न्यूटन। आ गया आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऐसा छोटा मोटा सवाल बनता है, ये 1-2 फॉर्मूला याद कर दिए, हलवा सवाल आएगा, सॉल्व करके मार ले आना। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, और एक क्वेश्चन करूंगा। और तुम सुनो, इस चैनल पे एमसीक्यू सीरीज भी आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, मतलब एग्जाम के पास करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। किस महीने में, सितंबर के महीने में। अगर हो गया है सितंबर, मुझे नहीं पता तुम कब देख रहे हो, तो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आ गया है तो जाओ चैनल पे चेकआउट करो। एमसीक्यूज में चैप्टर से बहुत क्वेश्चन करेंगे, इतने कर देंगे कि तुम्हें लगेगा कि सर को शायद क्वेश्चन पेपर पता था, सब रिपीट हो रहा है। तो वही होने वाला है। तो चैनल से जो जुड़े रहेगा और जकास क्लासेस से जो पढ़ेगा, वही एग्जाम में 95 प्लस जरूर फोड़ेगा। So before I move to the next question, pause the video and note it down. हाँ तो देखो, a motor car is moving, एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी खचिक 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 with velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। तो चल रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। देखो u इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। यहां पे एक चीज नोटिस किया कि ये मास पर सेकंड पे नहीं, तो किलोमीटर पर आवर को मास पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करती है, ये बड़ी बला होती है। चलो बताता हूं। तो देखो, तो इसमें क्या करने का, इनटू कर देने का 10/36। अब जो निकलेगा मीटर पर सेकंड पे निकलेगा। 36 3 जा 108 इंटू 10
30 मीटर पर सेकेंड। हो गया मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद बोला इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। इसने टाइम लिया कितना, 4 सेकेंड रुकने के लिए। किसके लिए, रुकने के लिए। आफ्टर ब्रेक अप्लाइड, अरे ड्राइवर ने लगाया ब्रेक, गाड़ी रुक गया। कितने टाइम में, 4 सेकेंड में रुक गया। मतलब उसका स्पीड कितना है, 0 है। अगर तुम हिल नहीं रहे हो तो तुम जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। अगर मूव नहीं कर रहे हो तो स्पीड कितना माना जाता है, 0। तो उसका फाइनल वेलोसिटी, फाइनली रुक गया गाड़ी, तो उसका वेलोसिटी भी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। 0 0 ही होता है, यूनिट कुछ भी लिख दो। समझ गए। कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड, हमें बोला है फोर्स कितना लगा, किसके द्वारा, ब्रेक्स के द्वारा। क्योंकि गाड़ी के पहिए को जाम किसने किया, ब्रेक्स ने। तो फोर्स किसने लगाया, ड्राइवर ने ब्रेक लीवर डाल के नहीं, ब्रेक्स ने व्हील को स्टॉप करने के लिए फोर्स लगाया। उसका मास, ए मास ऑफ कार विथ पैसेंजर, अरे उसमें पैसेंजर बैठे थे, तो विथ पैसेंजर उस गाड़ी का वजन कितना था, 1000 kg। और एक बात याद रखना, अगर यहां पे 1 टन भी लिख सकता था, 1 kg, 100 kg को 1 क्विंटल बोलते हैं और 1000 kg को 1 टन बोलते हैं। समझ गए, ये याद रखना, वरना सवाल में समझ नहीं पाओगे। सर टन नहीं पढ़े थे, सर केजी, एमजी, ग्राम पढ़े थे, सर ये कहां से आ गया टन। 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg। केजी ऐसा यूनिट है तो कोई चिंता नहीं है। देखो तो अब हम क्या करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू एम भी माइनस यू बाय टी इक्वल्स टू, पुट करो वैल्यू। मास कितना है, अरे अपना मास कितना है 1000, और v माइनस यू कितना है, v कितना 0, 0 माइनस 30 मीटर पर सेकेंड है ना। टाइम कितना है, यहां पे लिखा था, देखो देखो 4 सेकेंड, 4, तो 4 से ये चला जाएगा तो 4 2 जा 8 बचा 2, 4 5 जा 20, 0 का 0, 250। सो द आंसर विल बी 250 इंटू 0 माइनस 30, तो ये हो जाएगा -7500 न्यूटन। सर माइनस क्यों, क्योंकि गाड़ी को रोका गया है, गाड़ी के स्पीड को बढ़ाया नहीं गया है। माइनस बस ये डिनोट करता है फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगा है, उसको हेल्प किया है या फिर उसको अपोज किया है, उसको विरोध किया है। यहां पे क्या फोर्स ने गाड़ी की तेजी बढ़ाई, नहीं, बल्कि गाड़ी को बोला तू जा मत आगे, मैं तेरे सामने खड़ा हूं तुझे रोकने के लिए। तो जब रोकता है, जब अपोज करता है, जब उसके अगेंस्ट जाता है कोई भी चीज, तो उसके सामने फिजिक्स में माइनस लगाया जाता है। समझ गए। तो कितना आ गया फोर्स, -7500 न्यूटन। तो इसी के साथ खत्म होता है ये वाला सवाल। नेक्स्ट वी विल मूव टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिफोर दैट pause the video and note it down. Now we are going to discuss the third law of motion, जो कहता है कर भला तो हो भला। नहीं, ऐसा नहीं कहता है, पर इसके सिमिलर कुछ कहता है। क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैंने जो पहले स्टेटमेंट कहा वो भी कुछ गलत नहीं था। टू एवरी एक्शन, तो ये होगा देयर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो पहला दो लॉ था उससे थोड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि पहले वाला कौन बोलता था, लॉ ऑफ इनर्शिया था। नेक्स्ट वाला बोलता था जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। पर ये थोड़ा हटके होता है, कर भला तो हो भला वाला। तो ये होगा टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन, तुम कुछ भी एक्शन कर रहे हो, देयर इज और या फिर दे आर एग्जिस्टेंट, देयर इज या फिर दे आर एग्जिस्टेंट, इक्वल मतलब सेम वैसा ही, एंड ऑपोजिट पर ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला वो समझने के काम आता है, याद रखने के, मतलब भूल नहीं पाओगे। वो लाइन बोल दिया तो मतलब तुम अगर किसी का भला कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी भला होगा। इक्वल हुआ, कर क्या रहे थे, भला,
हुआ क्या भला, पर ऑपोजिट हुआ। तुम उसका कर रहे थे, उसने तुम्हारा कर दिया, या फिर और किसी ने तुम्हारा कर दिया। तो पहले एक्शन क्या था, तुमने किसी का भला किया। रिएक्शन क्या था, तुम्हारा भी भला हो गया। समझ गए? ये होता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ है। और फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भूल जाते हैं बच्चे, पर इसको इसलिए भूल नहीं पाते क्योंकि मजा देता है। कर भला तो हो भला, ये थोड़ी ना याद करने में थोड़ा दिक्कत होने वाला है, नहीं होने वाला। बेस्ट एग्जांपल स्प्रिंग का ले लो। स्प्रिंग कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा दिखता है ना। हाँ, थोड़ा अलग दिख रहा होगा, पर मैंने ड्राइंग किया है। तो इसमें मान लो कोई इंसान कूद गया, या फिर कोई चीज हमने बॉल डाल दिया, तो जब ये बॉल को प्रेशर देंगे नीचे, तो ये स्प्रिंग दब के यहां आ जाएगा। थोड़ा अलग होगा, रुको मैं बता देता हूं ड्रॉ करके। ये थोड़ा पास पास आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा नजदीक नजदीक आ जाएगा सारे स्प्रिंग। तो ये क्यों होता है? इवन जो गाड़ी में होता है शॉक एब्जॉर्बर, जिसको शॉकअप बोलते हैं कुछ लोग, उसका रियल नाम क्या है? सस्पेंशन या फिर शॉक एब्जॉर्बर। तो वो भी क्या होता है, जब जर्क आता है, हम ऐसे उछलते हैं, तो वो भी दब जाता है। इवन ऑफरोडर या फिर एडवेंचर टूरर गाड़ी में ज्यादा दबता है। शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन वाले साइकिल में दब जाता है। क्यों? और वो दबने के बाद फिर उठता है कि नहीं है? उठता है। जितना दबा था उतना उड़ जाता है जब वो एक्शन खत्म होता है। मतलब जो हमने स्प्रिंग को दबाया वो हमारा एक्शन था, जितना दबाया वो एक्शन था, जितना दबाया था उतना फिर ऊपर उठ गया उसी तेजी से, वो रिएक्शन था। समझ गए? बहुत आसान बात थी। दूसरा, न्यूटन बोलते हैं कि हम जो चल रहे हैं उसमें भी इसका पूरा मतलब योगदान है। ये लॉ वहां पे भी अप्लाई होता है। इवन बेस्ट एग्जांपल है स्विमिंग। स्विमिंग में क्या करते हैं? हाथ ऐसे मारते हैं, पैर भी ऐसे ऐसे मारते हैं। हम पानी को नीचे धकेलते हैं, उसका इक्वल रिस्पॉन्स पानी देता है, वो हमें ऊपर धकेल कर। तो हमने एक्शन किया, रिएक्शन पानी ने दिया। वैसे हम अगर किसी का गलत करेंगे, बुरा करेंगे, वो भी हमारा बुरा करने का सोचेगा। समझ गए? ये है न्यूटन का लॉ। चलने में कैसे यूज होता है? तो देखो, मान लो ये कोई रास्ता है, ये दो पैर हैं हमारे, और मैं चल रहा हूं, टड़ाक टड़ाक टड़ाक। ये मान लो ट्रेडमिल है, ये ऐसे चल रहा हूं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो यहां पे रेस्पॉन्स क्या होता है? तो न्यूटन बोलते हैं, ये मान लो हमारा पैर है, ये मान लो हमारा पैर है, पोलियो वाला पैर बना दिया, चलेगा। तुम पैर मान के इमेजिन कर लो बस। ये धरती है, ये अर्थ है, ये सॉइल है, जहां पे भी तुम चल रहे हो ये वो है। तो न्यूटन बोलते हैं जब हम पैर रखते हैं, जब हम पैर रखते हैं तब क्या होता है? ये नीचे फोर्स धकेला जाता है, अर्थ की तरफ फोर्स धकेला जाता है इस डायरेक्शन में। तो अर्थ क्या करेगा? हमने एक्शन दिया, हमने एक्शन किया, अर्थ रिएक्शन करेगा, तो वो हमें ऊपर धकेलेगा, जिससे हमारा पैर ऐसे पड़ा, फिर उठता है और हम आगे बढ़ता है। समझ गए? ये था न्यूटन्स का थर्ड लॉ। सबसे आसान लॉ, सबसे यादगार लॉ, और इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। फिजिक्स में यही बहुत बेहतरीन चीज है। और मैं यहां पे हेडिंग मोशन क्यों लगा रहा था? लॉज ऑफ मोशन, मोशन से रिलेटेड है, तो मैंने पहले हेडिंग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन लगाया था। अभी देखा तो मोशन को भी मिटा दिया, कंफ्यूज ना हो बोल के। तो समझ गए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कोई पूछे तो बोल देना कर भला तो हो भला। अगर बोले क्या बोल रहा है बुड़बक, तो उसको समझा देना कि टू एवरी एक्शन, तूने जो मुझे बुड़बक बोला मैं भी तुझे बोलूंगा। टू एवरी एक्शन there exists an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. याद कर लो, गांठ बांध के रख लो। समझ गए? So before I move to the next topic, pause the video and note it down. Now we are going to study conservation of momentum. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे चैनल वालों ने वीडियो डाल रखा है, इसको छोड़ रखा है। इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कुछ अगर बुक में हो और हम ना पढ़ाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो हम पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। चलो देखो, दो बॉल हैं, ए और दूसरा है बी। तो
तो ये दो बॉल मूव कर रहे हैं। थोड़ा दूर दूर ड्रॉ करूंगा तो और अच्छा होगा। चलो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये है बॉल बी। तो ए मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी यू ए, विथ ए वेलोसिटी यू ए, और बी मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी यू बी। कुछ समय पश्चात क्या होता है, इन दोनों के बीच एक कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन होता है, मतलब टकराव। तो ये दोनों टकराते हैं ऐसे करके। तो ये देखो, ये टकराए, हो गया। अब हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये जब टकराएंगे, जब एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, दो गाड़ियों के बीच धक्का मुक्की होती है, तो क्या होता है, ये वाला कार इसको भी थोड़ा चोट पहुंचाता है। जब बॉल के केस में दोनों सेम साइज के हैं, अब बोलोगे कि ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट होगा तो ट्रक को कुछ होगा नहीं, बाइक वाला मर जाएगा, नहीं, यहां पे केस सेम लोगों का है। अगर हो रहा है तो दो ट्रक के बीच, हो रहा है तो दो कार के बीच, तो क्या होता है, दोनों को चोट लगती है, दोनों को चोट लगती है। मतलब ये मान लो ए वाला बॉल है, ये मान लो बी वाला बॉल है, तो जो ए वाला बॉल होगा वो फोर्स क्या लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा एफ बी ए। जो ए वाला बॉल होगा वो फोर्स लगाएगा बी के ऊपर, और एफ बी ए का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन बी बाय ए, फोर्स ऑन बी बाय ए। और वैसे ही इधर एक फोर्स लगेगा बी के द्वारा, इधर उसकी तरफ खींचेगा एफ ए बी। तो दोनों की तरफ फोर्स लगाएंगे। एफ बी ए का मतलब क्या है, बी के ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है, ए, और एफ ए बी का मतलब ए के ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है, बी। तो दोनों अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं जब कोलिजन होता है। समझ गए? हो गया। अब इसके बाद थोड़ी बॉल है ना, टकरार के बाद फिर अलग तो होंगे, फिर अपने आप चलने लगेंगे, फिर से कौन आगे चलेगा। आप चिंता की बात यह है कि आगे कौन चलेगा, अरे वही चलेगा जिसके जो पहले से ही आगे चल रहा था, वही चलेगा जो पहले से ही आगे चल रहा था। कौन चल रहा था, बी चल रहा था, क्योंकि ऐसे टकरार हुआ है, उसने थोड़ा आगे धकेल दिया। तो देखो, ये हो गया एफ बी, ये हो गया बी, और यहां पे आ जाएगा ए, दोनों चलेंगे। अब इनकी वेलोसिटी बदल जाएगी, यहां पे यू ए यू बी था, अब हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी वी ए और वी वी। तो देखो, एक चीज तुम नोट कर सकते हो, यहां पे जितना मास था यहां पे भी उतना था, यहां पे भी उतना मास था ए बी का जितना था पहले से, यहां पे भी उतना था, पर चेंज क्या हुआ टकरार के बाद, वेलोसिटी। ये यू ए यू बी में चल रहे थे, फिर वी ए वी बी बन गए। तो चेंज मोमेंटम में हुआ बोलने से चलेगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू एम भी। तो जो इनिशियल मोमेंटम था वो कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा m इंटू, चलो इनिशियल मोमेंटम से पहले मैं तुम्हें और एक चीज से वाकिफ करा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए के केस में कितना हुआ, ए के केस में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, एम भी माइनस एम यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टी, सो एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। समझ गए? क्या ये किसी का फॉर्मूला इससे डराइव होता था? बिल्कुल होता था। ये एम भी ए लिख दो और ये यू ए लिख दो, और यहां पे भी वी ए यू ए, मतलब बॉल ए के लिए हम कर रहे हैं। समझ गए? तो बॉल ए कौन सा फोर्स लगा रहा है, एफ ऑन कौन सा, बी अपॉन ए या फिर ए अपॉन बी? अरे कौन सा होगा, आसान सा बात है, अगर होगा तो वो होगा एफ ऑन ए अपॉन बी। तो ये होगा उसके मोमेंटम वाला फॉर्मूला। तो देखो बता देता हूं, एफ ए बी, क्योंकि हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये ए ने धकेला, ये बी ने इस तरफ धकेला, दोनों ने टकरार जब हुआ तो एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। ये कहां से आया सर? तो ये आया कहां से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, जो बोलता था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
तो ये फोर्स एक्शन हुआ तो ये रिएक्शन हुआ। अगर ए बी को धकेला जा रहा है तो बी ए को भी धकेल रहा है। समझ गए? समझ गए? अरे ये ए धकेला बी को, एफ ए बी, एफ बी ए क्या है, बी धकेला ए को। समझ गए? अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि इससे डिराइव हो जाएगा एक फॉर्मूला दैट विल बी एफ ए। कैसे होगा? देखो ये इक्वल्स टू हो जाता है ए के, एम ए ऑफ बॉल ए, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन ए बाय बी का फॉर्मूला। वैसे ही एफ बी अपॉन ए कौन सा होगा, एम ए अपॉन बी। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं मोटा मोटा कि एफ ए वी इक्वल्स टू एम इंटू भी ए माइनस यू ए अपॉन टी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहां पे भी हो जाएगा एम ऑफ भी वी अपॉन यू बी बाई टी। अगर याद नहीं रह रहा है, ज्यादा फोर्स मत करो दिमाग को, बस फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि इस बार एमसीक्यू है, तो मैं भी तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस में डालना नहीं चाहूंगा। अपॉन टी, समझ गए? तो यहां तक तो इक्वल हो गया। अब यहां से एक और चीज यूज हो जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये एम भी है। चलो यहां ऊपर कर देता हूं, इनको मिटा के यहां पे ऊपर कर देता हूं। हाथ में ही मिटा दे रहा हूं। चलो ये स्टेप को ऊपर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा एम भी है, ये टी टी कैंसिल कर दो, दोनों सेम टाइम टी है तो टी टी मर गया। एम इंटू वी ए माइनस एम इंटू यू ए इक्वल्स टू एम इंटू वी वी माइनस एम इंटू यू बी है। तो ये माइनस को प्लस करने के लिए मैं क्या करूं, इसको इधर और इसको इधर ले आऊं, तो एम भी ए हो गया। ये देखो यहां पे एक नेगेटिव का सिंबल था तो यहां पे नेगेटिव लग जाएगा, और ये नेगेटिव पहले से था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गए ना? यहां पे देखो एक माइनस सिंबल पहले से था यहां से, तो ये माइनस यहां पे माइनस होके प्लस हो जाएगा, और ये एम भी माइनस हो जाएगा अगर ये माइनस को मैं उठाने की कोशिश करूंगा। तो वही हुआ आखिर, तो इसको इधर ले आता हूं प्लस करने के लिए, एम भी प्लस हो गया, माइनस था उधर, इधर आ गया तो प्लस हो गया। वैसे एम यू ए को उधर ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, एम यू ए प्लस एम यू बी, और यही को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहां पे क्या है, फाइनल मोमेंटम है, और यहां पे क्या है, सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, और ये है सम ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ द टू एटम, और दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये इसका कहने का मेन पॉइंट था। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलो सवाल करते हैं। A bullet of mass 20 ग्राम, बुलेट मतलब गोली, is horizontally fired with a velocity 150 मीटर पर सेकेंड। गोली किस तेजी से गई, 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड की तेजी से, फ्रॉम ए पिस्तौल ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg मास के पिस्तौल से निकली। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी। तो पहले समझो कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या है, ये डाटा छोड़ो। रिकॉइल वेलोसिटी नहीं पता तो तुम्हें कुछ नहीं पता पिस्तौल के बारे में। तो चलो एक डायग्राम शो कर रहा हूं, ये देखो, ये है वो डायग्राम, दिख रहा होगा, या फिर मैं फोकस पे लाता हूं। चलो अब देखो रिकॉइल वेलोसिटी कि ये जो पिस्तौल है इसमें से नॉर्मल ऐसा होता है, जब फायर होता है तो पिस्तौल के पीछे की तरफ देखो, यहां पे एक डायग्राम है, इसको नोट कर सकते हो तुम। जब गोली निकली तो पिस्तौल पे एक झटका लगता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। पहले डायग्राम को नोट करो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। रिकॉइल वेलोसिटी डायग्राम में देखो बोल सकता है, इसलिए मैंने पिस्तौल का एग्जांपल देखो, गोली निकला, धुआं निकला, फिर नीचे की पीछे की तरफ ये जो वी दिखा रहा है ये है रिकॉइल वेलोसिटी, ये है इस तरफ होता है। कैसे होता है मैं अभी एक्सप्रेशन देता हूं, देखो। तो ये अगर पिस्तौल है, पिस्तौल कभी सीधा ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में फिल्मों में चलता है,
असल में जब फायरिंग होती है तो पिस्तौल हिलता है, पीछे की तरफ जर्क देता है। मैंने खुद एयर गन चलाया है, उसमें भी मिलता है झटका पीछे की तरफ, मतलब पिस्तौल गोली निकली, मतलब ये गोली बोला ना, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। गोली को पिस्तौल ने धकेला, गोली ने थोड़ा पिस्तौल को धकेला, कम धकेला पर धकेला, ऐसे पीछे पीछे की तरफ जो आता है उसको रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। तो वो कितनी तेजी से पिस्तौल पीछे आया यहां पे बोला गया है। तो अभी देखो क्या क्या गिवन है। मान लो मास ऑफ बुलेट M1 है 20 ग्राम इक्वल्स टू 0.02 kg, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, समझ गए। अब है M2 जो कि गन का मास है, तो M2 इक्वल्स टू 2 kg हो गया। अब देखो इनका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, ये किसका, गन का, बुलेट का 0। जब पिस्तौल से निकला नहीं था तब उसका वेलोसिटी कितना था, वो शांत था तो 0 था। उसके बाद बंदूक की वेलोसिटी क्या थी, अरे भाई गोली ही नहीं निकल रही थी, पिस्तौल फायर ही नहीं हो रहा था, तो वो भी नहीं हिलेगा, नॉर्मल स्टेबल रहेगा, तो उसका भी इनिशियल वेलोसिटी U2 मतलब गन का इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था। उसके बाद बुलेट का फाइनल वेलोसिटी कितना था, यहां पे बोला है 150 मीटर पर सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड, 150 रुपया लेगा, किसका, किसी बात का नहीं, नॉर्मल। एक मीम चल रहा था, मैंने भी मार दिया जो, हाँ अगर गंदा लगे तो भी कमेंट में बताओ, अच्छा लगे तो भी लगा। हाँ तो 150 मीटर पर सेकंड 150 रुपया लेगा, वो मस्त लगता है, देखना कभी बाबू भैया, नहीं बाबू भैया नहीं, वो अलग है। हाँ तो अभी देखते हैं, हम पढ़ते हैं हम फिजिक्स, वो बाद में करेंगे। सो V2, तो गन फायर होने के बाद कितना तेजी से घुमा, सर गन तो वहां था, नहीं यार देखो शूट हुआ, ये जो वेलोसिटी से पीछे आया उसको बोलते हैं V2 रिकॉइल वेलोसिटी। तो ये है हमें मांगा है। अब देखते हैं कि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। The sum of initial momentum of two objects are equals to the sum of final momentum of two objects. तो चलो देखते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये निकालेंगे, वैल्यू पुट करो वैल्यू पुट। तो m1 कितना है 0.02 kg इंटू U1 कितना है 0 प्लस M2 V2, M2 कितना है 2 इंटू U2 कितना है 0। तो देखो इन दोनों का 0 से जो भी मल्टीप्लाई कर दो यार, कोई भी बड़ा नंबर तो 0 ही होने वाला है। तो यहां पे एक चीज हमने गलत किया, क्या, चलो दिखाता हूं, ये 2 नहीं होगा सर, गन का मास अभी तो 2 बोला, पर इनिशियली गन में कितना मास था सर 2 kg ही तो था, वो कमता और बढ़ता भी है क्या। सुनो, जब फायरिंग नहीं हुआ था उसको इनिशियल कंडीशन मान रही है, और जब तक फायरिंग नहीं हो रहा था तब गन में भी गोली होता है अंदर। तो ये 12 2.02 क्योंकि 2 kg और 0.2 kg मिलेंगे तो 2.02 होगा, इक्वल्स टू m1 v1 0.02 इंटू 0.02 इंटू कौन सा होगा v1 कितना है 150 प्लस m2 अभी कितना है, गोली निकल गया है, बस बंदूक बचा है 2 इंटू v2, और v2 तो हमें दिया नहीं है, हमें निकालना है। तो इधर का अगर बोलूं तो जितना भी हो 0 प्लस 0, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.02 इंटू 150 3 हो जाएगा प्लस 2v2। दिस implies 2v2 will be equals to -3। This implies recoil velocity v2 equals to -3/2 मीटर पर सेकंड, और यही होगा हमारा आंसर। तो इसको अगर पॉइंट में लिखो तो लिख सकते हो -1.5। क्यों माइनस, क्यों भाई, चलो ये भी बता देता हूं, समझ गए, नहीं सब समझ गए होगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी बता देता हूं। देखो गोली किस तरफ चला, सीधा फू
ठू ठू ढिचुक ढिचुक, चला आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। गन कैसे इक्वल वेलोसिटी में आया, पीछे ढिचुक ढिचुक ढिचुक। तो गन गोली जिस तरफ जा रहा है उसके ऑपोजिट है कि नहीं है, ऑपोजिट है। बोलो भाई हाँ कि ना कमेंट में, कंसेप्ट हो रहा है ना क्लियर। गोली आगे चला, गन पीछे आया, तो उसके ऑपोजिट में आया। और जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, अगेंस्ट होता है, उसको हम माइनस सिंबल से डिनोट करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? इसको नोट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो तुम्हारा लॉस होगा। तो इस फॉर्मूला का ऐसा एप्लीकेशन आ गया है, तो पॉज करके नोट कर लो। सो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे पता यह चैप्टर क्योंकि होता है खत्म। एक बार बता दो, प्लेलिस्ट में जाओ यार, सीबीएसई क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 6, क्लास 7 सब कुछ अरेंज करके रखा है। पहले 10 आता है, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद 8, 7, 6 सारा कुछ पढ़ाता है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, इंग्लिश थोड़ा बंद है अभी। मैथ साइंस पूरा जबरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, और जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वही एग्जाम में फोड़ेगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे बता, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो जकास क्लासेस, देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। इसको नोट कर दिया ना, या फिर कर दो, नहीं किया तो